अभी तक हमने बात की थी अलग अलग ई वेस्ट के बारे में, ई वेस्ट रूल के बारे में, और इनफॉर्मल सेक्टर आज की डेट में क्या काम कर रहे हैं। तो आज के डेट में जो अभी लॉज आए हैं, स्पेशली हम बात करेंगे 2016 की, तो 2016 में जो मेजर अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, तो उसमें ऑथेंटिक डिसमेंटलर, ऑथेंटिक रिसाइकलर, ऑथेंटिक कलेक्टर, ऑथेंटिक कलेक्शन सेंटर्स, ऐसे अलग अलग प्रोविजंस या कंसेप्ट्स और डेफिनेशंस दी है, जिसकी वजह से ये जो ई वेस्ट का रिसाइकलिंग मेथड है, ये ई वेस्ट रिसाइकलिंग मेथड फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है और ये अभी कन्वर्ट होने भी वाला है। तो बहुत इंडस्ट्रीज यहाँ पे अभी आई नहीं है, लेकिन इसमें ये परसेंटेज बढ़ने ही वाला है। जैसे जैसे इसमें कलेक्शंस बढ़ेगा, जैसे जैसे इसमें प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो कम होते जाएंगे, और इसमें जो मेजर रिसाइकलिंग मटेरियल्स और उसकी मेथोडोलॉजी अच्छी आएंगी, उस हिसाब से बहुत सारी कंपनीज इसमें इंटरेस्ट लेने लगेगी। तो जैसे ही आपको यहाँ पे पता चलेगा, अगर ये फॉर्मल सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, अगर किसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, या फिर सीपीसीबी के हिसाब से अगर आप ऑथेंटिक रिसाइकलर और डिसमेंटलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग प्रोविजन रहेंगे। जैसे यहाँ पे पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, यहाँ पे अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट किए हैं, उसमें अलग अलग कलर कोडिंग यूज की गई है, आईएस कोडिंग यूज किए, कुछ स्टैंडर्ड्स यूज किए गए, और उसके अलावा जो एलिमेंट्स है, ये अलग अलग एलिमेंट्स को भी सेग्रीगेट कर चुके हैं। और उस पर भी फिर आप यहाँ पे अलग अलग बोर्ड्स भी लगा सकते हैं, कुछ साइंस लगा सकते हैं, और यहाँ पे जो अभी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूटिलाइजेशन करके भी आप अलग अलग रिसाइकलिंग की मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल है फॉर्मल सेक्टर में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं डाइवर्स वैरायटीज ऑफ ई वेस्ट कंटेंट्स। तो इसमें मेजर हम बात कर रहे हैं वैल्यूएबल मटेरियल्स की, क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर में भी जो काम कर रहे हैं लोग और फॉर्मल सेक्टर में भी जो काम कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने मेजर फोकस किया है वैल्यूएबल मटेरियल्स को, और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो ये दोनों बातें एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों बातें यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गोल्ड है, या पैलेडियम है, या फिर लेड है, कॉपर है, कैडमियम है, या इंडियम है, ये अलग अलग कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स है जो ई वेस्ट में से वैल्यूएबल कंपोनेंट्स है और टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी हैं। तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसमें अलग अलग डिस्पोजल मेथड हम यूज कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। ये लार्ज क्वांटिटीज में आती है, और टॉक्सिक कैटेगरी की वजह से इसमें सीरियस एनवायरमेंटल और हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इसमें से अगर ये सॉइल में इन्वॉल्व होता है, या फिर आप डिस्पोजल करते हैं, या फिर लैंड फिलिंग करते हैं, तो अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेस का भी यहाँ पे लॉस होगा। तो ये मटेरियल ऑलरेडी वैल्यूएबल है, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे डिटेल में तो इसमें बहुत सारी माइनिंग प्रोसेस होती है, और माइनिंग प्रोसेस के बाद इसमें फिर सेग्रीगेशन होता है, साइज रिडक्शन होता है, अलग अलग ग्राइंडिंग की टेक्निक्स होती है, अलग अलग केमिकल, फिजिकल मेथड्स ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, और उसके बाद में ये एक्चुअली मेटल फाइनल एप्लीकेशंस के लिए आता है। तो ये मेजर नेचुरल रिसोर्सेस है जो वैल्यूएबल है, तो ये भी इसका लॉस हो सकता है, तो इसीलिए आपको रिसाइकलिंग करना भी जरूरी है। अगर हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इक्विपमेंट्स के बारे में, तो अगर ये फॉर्मल सेक्टर है, आप रिसाइकलिंग मेथड यूज कर रहे हैं, आप एक कंपनी है जो ऑथराइज्ड डीलर हम कहेंगे, या ऑथराइज्ड या ऑथेंटिक रिसाइकलर या डिसमेंटलर है, तो उसमें आपको अलग अलग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करना पड़ेंगे, अलग अलग जो मेथड्स है जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ ओरिएंटेड रहेगी या सेफ्टी ओरिएंटेड रहेंगी, ये सभी बातें आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई देता है कि अभी हमने देखा था कि जो इनफॉर्मल सेक्टर था, इनफॉर्मल सेक्टर में ना तो कोई वहां पे मास्क यूज कर रहा था, ना ही कोई हैंड ग्लोव्स यूज कर रहा था, और ना ही वहां पे कोई पर्टिकुलर टेबल था, ना ही उसमें कुछ सेग्रीगेशन मेथड्स थी, ना ही वहां पे फर्स्ट एड बॉक्स था, ना ही वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल थे। तो यहाँ पे ये फॉर्मल सेक्टर में आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके बाद में ही आपको ये रिसाइकलिंग की अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट करनी पड़ेगी।
इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली स्टेज आती है वो सेग्रीगेशन एंड स्टोरेज। तो फॉर्मल मेथड्स में जो रिसाइकलिंग है उसमें आपको सेग्रीगेशन सबसे पहले। तो यहाँ पे ये एक अच्छा फोटोग्राफ है जहाँ पे आपको पता चलता है कि ये अलग अलग ई वेस्ट यहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट में रखी गई और उसमें यहाँ पे मटेरियल स्टोरेज का बोर्ड भी लगाया गया। उसके अलावा जो अभी ये सीआरटी बेस्ड जो पीसीज थे तो ये भी एक्चुअली यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे स्टोर किए गए हैं। यहाँ पे ये अलग अलग उसके सीपीयूज जो है वो भी अलग अलग यहाँ पे स्टोर किया है, उसको सेग्रीगेट किया है, उसको आइसोलेट किया है, उसको सेपरेट आउट किया है। और उसके अलावा फिर ये जो सीआरटीज है, कैथोड रे ट्यूब्स जो है, जो पुराने टीवीज में और कंप्यूटर्स में यूज होती थी, उसको भी अलग अलग स्टोरेज में कंपार्टमेंट में रखा गया है। तो ये सेग्रीगेशन और स्टोरेज ये सबसे पहली मेथड है या स्टेप। उसके बाद में ये कुछ स्टोरेज ऐसे भी है जो स्पेशली हम कहेंगे उसको लार्ज साइज का सेग्रीगेशन का स्टोरेज अलग रहेगा और जो बॉक्सेस है उसका स्टोरेज अलग रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ प्लास्टिक है जो इजीली रिसाइकल हो सकती है उसका स्टोरेज भी अलग रहेगा। जो पीसीबीज है उसके लिए या फिर जो आईसी सर्किट्स है या कुछ सर्किट्स है या बोर्ड्स है उसका भी स्टोरेज अलग रहेगा। उसके अलावा जो उसका फंक्शनल टेस्टिंग है ये भी हम टेस्ट करेंगे। अगर कोई सीपीयू या सीआरटी या कोई भी इक्विपमेंट अगर ये फंक्शन करता है तो ये पहले ही आपको टेस्ट करना चाहिए। अगर ये फंक्शनिंग में है तो यहाँ पे रीयूज होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि कुछ लोग या कुछ कंपनीज ऐसे भी है कि जिनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से उनको लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के गैजेट्स यूज करना पड़ते हैं और वो पुराने गैजेट फेंक देते हैं या फिर उसको बेच देते हैं। तो ये पुराने जो गैजेट्स है अगर ये फंक्शनिंग में है तो इसको टेस्टिंग करना जरूरी है और इसका अगर ये टेस्टिंग हो चुका है, अगर ये ऑलरेडी वर्किंग में है तो इसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, यानी कि दूसरे जो इंडस्ट्रीज है या जो कंज्यूमर है उसको बेच भी सकते हैं। तो इसमें कंप्यूटर टेस्टिंग भी हो सकता है और उससे हम डिसाइड करेंगे। उसके अलावा जो है डिसमेंटलिंग प्रोसेस, तो डिसमेंटलिंग स्टेज में आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये अलग अलग जो डिसमेंटलर्स है जिसको हम ऑथेंटिक डिसमेंटलर्स कहते हैं, तो ये अलग अलग तरीके यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने मास्क भी पहना है, यहाँ पे एक एक्चुअली लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम्स भी है, क्योंकि अगर आप डिसमेंटलिंग करते टाइम कुछ कंपोनेंट्स की ये प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से फ्यूम्स या वेपर्स निकलते हैं और ये एलईवी थ्रू आप ये जो वेपर्स या टॉक्सिक फ्यूम्स है इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके डायरेक्ट रेस्पिरेशन सिस्टम में नहीं जाएगा। उसके अलावा जो सेकंड फोटो में दिखाई देता है ये सीआरटी ट्यूब के लिए स्पेशल प्रोविजन है कि सीआरटी ट्यूब को अगर डिसमेंटल करना है तो इसमें अगर टॉक्सिक मेटल्स या सब्सटेंसेस ज्यादा है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने आइसोलेटेड कंपार्टमेंट बनाया है और ये आइसोलेटेड कंपार्टमेंट में ये काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निक्स ये भी यूज करना पड़ती है, जैसे कि हम केमिकल्स यूज करते हैं, कुछ एसिड्स यूज करते हैं, कुछ हीटिंग प्रोसेस भी यूज होती है, कुछ हैमरिंग टेक्निक्स भी यूज होती है और कुछ सोल्डरिंग टेक्निक्स भी यूज होती है। तो ये अलग अलग टेक्निक्स के लिए अलग अलग डिसमेंटलिंग प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है स्क्रैप रिकवरी, तो जो भी स्क्रैप में मटेरियल्स आते हैं उनको साइंटिफिक मेथड से आपको रिकवर करना है। जैसे अभी ये यहाँ पे सीपीयू आ चुका है तो सीपीयू के अलग अलग कंपोनेंट्स ये सेग्रीगेट कर चुका है और ये अलग अलग मेथड से आप ये यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वापस से आपको हेल्थ पे ध्यान देना है, हाइजीन पे ध्यान देना है और जो भी सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ ओरिएंटेड प्रोविजंस है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे सेकंड फोटो में दिखाई देता है तो अलग अलग टूल्स यहाँ पे आप डिसमेंटलिंग के लिए यूज कर सकते हैं या सेग्रीगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे अलग अलग स्टोरेजेस भी दिए हैं, अलग अलग स्टोरेजेस के लिए या सेग्रीगेशन के लिए अलग अलग बीन्स भी दिए हैं, प्लास्टिक के लिए ड्रम्स भी हम यूज कर सकते हैं और उसके बाद में ये स्क्रैप की रिकवरी हो सकती है। उसमें फिर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के लिए जो पहले ही मैंने बात की थी, तो यहाँ पे लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन या हुड यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आइसोलेटेड कंपार्टमेंट भी यूज करते हैं सीआरटी डिसमेंटलिंग के लिए।
या फिर आप मास्क यूज कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी एयर सप्लायर भी यूज कर सकते हैं, या फिर सेंट्रलाइज जो फ्रेश एयर सप्लाई रहता है वो भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, या फिर सेंट्रलाइज लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन टेक्निक्स भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जहां पे डस्ट फॉर्मेशन के चांसेस है वहां पे आपको डस्ट कलेक्टर या साइक्लोन सेपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये साइक्लोन सेपरेटर आपको दिखाई देता है जहाँ पे ये टेंजेंशियल इनलेट रहता है और यहाँ पे ये सिलिंड्रिकल जो पार्ट है, ये सिलिंड्रिकल पार्ट में इसका मूवमेंट होगा प्रेशर की वजह से, प्रेशराइज्ड एयर हम यूज करेंगे यहाँ पे, और ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे जो डस्ट है या जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो ये कोनिकल पार्ट में से आप सेपरेट आउट कर सकते हैं और यहाँ पे उसको कलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये अगर डस्ट रिसाइक्लेबल है, रीयूजेबल है, तो हम उसका रीयूज या रिसाइकलिंग करेंगे। अगर ये नहीं है तो उसमें मेजर पार्ट जो इंसिनरेशन का रहता है, तो ये इंसिनरेशन या कंबशन प्रोसेस हम यूज करते हैं। और उसके बाद में जो भी फ्लू गैसेस आते हैं, यानी कि कोई भी अगर कंबशन होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है और उसकी वजह से अलग अलग जो गैसेस फॉर्म होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, या फिर अलग अलग हेवी मेटल्स की अलग अलग ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फ्लू गैसेस को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में आप सेंड करने के पहले कुछ ट्रीटमेंट भी यूज करना पड़ता है और उसके बाद में ये चिमनी थ्रू आप इसको एटमॉस्फेयर में सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो रहता है उसके परमिसिबल लिमिट्स की क्या गाइडलाइंस है वो आपको चेक करना है, और उसके बाद में ही ये 6 मीटर हाइट वाली जो चिमनी है उसके थ्रू ही आप एटमॉस्फेयर में ये फ्लू गैसेस सेंड कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो हजार्डस वेस्ट है ये स्पेशल आपको कंपार्टमेंट उसके लिए सेपरेट से रखना पड़ेगा, और उसमें भी कुछ जो स्पेशल स्टोरेज के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कुछ बैरल्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्लास्टिक बॉक्सेस यूज कर रहे हैं, तो हर एक प्लास्टिक बॉक्स में ये अलग अलग हजार्डस वेस्ट है, यानी कि ये ओवरऑल कंपोनेंट सभी हजार्डस है कैटेगरीज में, लेकिन यहाँ पे कुछ बैटरीज है, कहीं पे कंडेंसेटर्स है और कहीं पे कैपेसिटर्स है। अगर ये टेप है तो ये अलग से स्टोर किया है, ये CRT ग्लासेस है ये अलग से स्टोर किया है। तो ये हजार्डस वेस्ट का सेग्रीगेशन, कैटेगराइजेशन और स्टोरेज जो है ये भी आपको अलग से करना पड़ेगा। और उसके बाद में इसका जो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2008 का, उस हिसाब से आपको उसके हिसाब से कलेक्शन, डिस्पोजल टेक्निक और जो ट्रीटमेंट मेथड है वो एडॉप्ट करनी पड़ेगी। आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो फॉर्मल सेक्टर में कुछ कंपनीज ने काम किया है, उसमें ये मॉडर्न रिसाइकलिंग प्लांट है जिसमें ये स्टार्ट टू एंड तक मैक्सिमम ऑटोमेशन यहाँ पे यूज किया है। तो जहां पे ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं वहां पे आपको मैन्युअली सेग्रीगेशन मेथड्स वगैरह यूज करना पड़ेगी, लेकिन जहां पे ये ऑटोमेशन पॉसिबल है वहां पे आप ये 100% ऑटोमाइज जो मॉडर्न रिसाइकलिंग प्लांट्स है वो भी आप एडॉप्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी आप हैंडल कर सकते हैं, सेग्रीगेशन भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, इफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी। सिर्फ आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो हेवी रहेगा, लेकिन आपका जो पे बैक पीरियड रहेगा वो कम रहेगा। तो इसमें जो मेजर फॉर्मल रिसाइकलिंग की हमने बात की थी उसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट, उसके बाद में सेग्रीगेशन ऑफ कंपोनेंट्स, बाद में है फिजिकल बेनिफिशिएशन और उसके बाद में रिकवरी। तो जो भी वैल्यूएबल मटेरियल आता है उसका सेपरेशन करना है, या फिर आपको मेटलर्जिकल टेक्निक्स कुछ यूज करनी है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोमेटलर्जिकल टेक्निक्स है या पायरोलिसिस टेक्निक है, या अलग अलग मेथड आप यूज कर सकते हैं और फॉर्मली आप इसको रिसाइकलिंग में डाल सकते हैं। तो ये ई वेस्ट का जो